उर्मिला अपनी बहू प्रीति के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। उर्मिला के सर में प्रीति तेल लगा रही थी कि तभी उसके घर की घंटी बजती है। डोरबेल सुनकर उर्मिला बोलती है, बहू जरा दरवाजे पर तो जाकर देख कि कौन आया है। जी माँ जी। प्रीति अब अपने घर का दरवाजा खोलती है, जहाँ वो अपनी ननद कीर्ति को रोता हुआ देखती है। कीर्ति ने रो रो कर अपनी आंखें लाल की हुई थी। उसे देखकर प्रीति बोलती है, अरे ननद जी आप ऐसी हालत में। प्रीति आगे कुछ बोलती, तभी कीर्ति अपनी भाभी के ऊपर गिर जाती है और कीर्ति को संभालते हुए प्रीति अपनी सास को बुलाती है। मम्मी जी। क्या हुआ बहू? अरे ये यहाँ कैसे? और इसने अपनी क्या हालत बना रखी है? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन ननद जी को पहले अंदर लेकर चलिए। रुक, मैं सरब को बुलाती हूँ। सरब, ओ सरब। हाँ माँ, क्या हुआ? इसको क्या हुआ है माँ? ये तो यही बताएगी, इसको अंदर लेकर चल। सरब अब अपनी बहन को अपनी गोद में उठाता है और उसको हॉल में सोफे पर बैठा देता है, जिसके बाद प्रीति ठंडे पानी से उसके मुंह पर छींटे मारती है। पानी के छींटों से कीर्ति को होश आता है और वो अपनी माँ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, मेरी किस्मत फूट गई उस घर में जाकर। बेटा, आखिर क्या हुआ? तो इस तरह से क्यों रो रही है? हाँ ननद जी, और आप ऐसी हालत में कैसे? माँ भाभी, मैं बांझ नहीं हूँ। क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, तुझे पता है तू क्या कह रही है? हाँ माँ, मैं जानती हूँ। माँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। एक शाम कीर्ति अपने ससुराल में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास कांता उसके पास आती है और उसे बोलती है, बहू, ओ बांझ बहू, तू हमें खाना तो अच्छा खिलाती है, लेकिन सिर्फ खाने से ही नहीं होता ना। मतलब ये कि तेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और अभी तक तूने इस घर की औलाद की शक्ल नहीं दिखाई। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर कांता की एक पड़ोसन आती है और कांता से बोलती है, कांता बहन, जरा चीनी तो देना, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है। हाँ बहन, जरूर। बहू, जरा काकी को चीनी देना। जी माँ जी, लीजिए काकी, चीनी ले लीजिए। ना बाबा ना, मैं तेरे हाथ से कोई सामान नहीं लूंगी। पर क्यों बहन? माफ करना कांता बहन, पर तेरी बहू बांझ है और मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के आने वाले कल के ऊपर तेरी बांझ बहू की छाया भी पड़े। तू मेरी अच्छी दोस्त है, बस इसीलिए तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं रखती, लेकिन प्लीज अपनी बहू के हाथों मुझे कुछ भी मत दे। पड़ोसन की बात सुनकर कीर्ति को बहुत बुरा लगता है और चीनी का कटोरा वहीं रखकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ रणवीर आता है और उसको रोता हुआ देख उससे दूरियां कायम करते हुए उससे उसके रोने की वजह पूछता है। क्या हुआ कीर्ति, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? होगा क्या, लोग मुझे बांझ बोल रहे हैं। क्या कहूँ उनको कि मैं माँ क्यों नहीं बन सकती। देखो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जैसा जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, समझी? पर रणवीर, दुनिया जब एक औरत को बांझ बोलती है ना, तो वो ताना जहर से भी कड़वा होता है। ये सुनने के बाद तो मन करता है कि मैं जहर खाकर मर ही जाऊं। लिसन, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है और मैं अगले कुछ दिनों बाद यूएस जा रहा हूँ, तो जब तक वापस आऊंगा मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। लेकिन उस वक्त क्यों? अगर आप मुझे नहीं रखना चाहते, आप किसी और से प्यार करते हैं, तो क्यों आप मुझे डाइवोर्स नहीं दे देते हैं? अरे क्योंकि वो एक फॉरेनर है और अंग्रेज को तो माँ कभी नहीं अपनाएगी, इसलिए आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, मुझे लोगों का निशाना बना रहे हैं। क्यों मैं सही बोल रही हूँ ना रणवीर मल्होत्रा? जब आपको मुझसे शादी ही नहीं करनी थी, मुझे छोड़ना ही था, तो क्यों मेरी लाइफ को स्पॉइल की तुमने? क्योंकि माँ को इंडियन बहू चाहिए थी, वो अपनी पसंद से मेरी शादी करवाना चाहती थी, इसलिए अब कुछ महीने बाद उनको यह एहसास हो जाएगा कि उनकी पसंद गलत थी। कीर्ति कुछ बोलती इससे पहले ही रणवीर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही अब समय गुजरता है और रणवीर भी यूएस चला जाता है और यहाँ पर कीर्ति का उसकी सास जीना हराम कर देती है। तो वहीं यूएस में एक रात जब रणवीर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, तब वो उसको किसी और के साथ देखता है और जब रणवीर ने उससे इस बारे में पूछा तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बहुत उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। ये सब कुछ देखकर रणवीर कीर्ति को याद करता हुआ खुद से कहता है, कीर्ति, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें एक पत्नी का हक नहीं दे पाया, लेकिन तुम चिंता मत करना, जब मैं आऊंगा ना
तब तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, रणवीर नहीं। इस तरह अब रणवीर काम में अपना ध्यान लगाने लगता है, लेकिन कीर्ति की जिंदगी रणवीर के जाने के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। तू बांझ कही कि ना तो मेरे घर को एक औलाद दे सकती है, ना ही कुछ करने लायक है। निकल जा मेरे घर से। पर मम्मी जी, मैं जाऊंगी कहाँ? वो तू जान, मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं, समझी? इतना कहकर कांता उसको अपने घर से निकाल देती है और बेचारी बुरी हालत में रोते हुए अपने घर यानी मायके आती है। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, कोई बात नहीं, मुझे अपनी ननद के साथ ऐसे हुए व्यवहार का बदला लेना आता है। लेकिन प्रीति, तुम क्या करोगी? कीर्ति, तुम अपनी सास को फोन लगाकर मुझे दो। हेलो आंटी जी, मैं कीर्ति की भाभी प्रीति बोल रही हूँ। आपने उसको घर से निकाल तो दिया, लेकिन एक बार भी उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी समझा? मतलब ये कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है और हम उसकी गोद भराई करेंगे। अगर आपको आना है तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके घर का बच्चा था तो हमने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दें। बच्चा कब है गोद भराई? अगले 4 महीने बाद। कांता कुछ बोलती उससे पहले प्रीति फोन काट देती है। ये सब देख उर्मिला, कीर्ति और सरब कुछ समझ नहीं पाते और उर्मिला अपनी बहू से पूछती है, बहू, ये क्या किया तूने? ये झूठी अफवाह क्यों फैलाई? हाँ, अगर रणवीर आया तो इसको कैरेक्टर लेस बोलेगा ना। नहीं बोलेगा। अब आप सभी लोग ये काम मुझ पर छोड़ दो और सुकून से सो जाओ। अब क्या था, समय गुजरने लगता है और देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं। अब कीर्ति की गोद भराई का दिन आ जाता है और उसकी गोद भराई में उसकी सास कांता आती है। कांता अपने बेटे को फोन करके उसको भी बुला लेती है। जब रणवीर कीर्ति के पास उसकी गोद भराई में आता है तो वो कीर्ति से गुस्से में बोलता है, कीर्ति, मैं तो तुम्हारी करीब कभी आया ही नहीं, तो ये बच्चा किसका है? मैं बांझ नहीं हूँ रणवीर। सच बताओ कीर्ति, कहाँ अपना मुंह काला करवा कर आ रही हो तुम? और ये किसका पाप है? ये कैसी बेहुदा बात कर रहा है तू? अपने बच्चे को पाप बोल रहा है? माँ, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब से शादी हुई है तब से मैं इसके पास आया ही नहीं। तो ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? ये बांझ नहीं है, बल्कि मैं इसके पास नहीं आया तभी इसको आज तक बच्चा नहीं हुआ। माँ, क्या? रणवीर अपनी माँ को सारा सच बता देता है और ये सच सुनने के बाद कांता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मच गई थी और वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, जब मेरा बेटा तेरे पास नहीं आया तो तू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और ये गोद भराई? मैं बताती हूँ, आपकी बहू यानी मेरी ननद तो कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। ये सब तो एक बस झूठ था ताकि आपके बेटे का सच आपके सामने आ सके। और देखो, वही हुआ। रणवीर, ऐसे किसी लड़की की लाइफ स्पॉइल मत करो यार। मैं गलत था, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास तुम्हारा पति बनकर आया था कीर्ति। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी गोद भराई है तो मैं अपने आपे से बाहर जा चुका था। हो सके तो मुझे माफ कर दो कीर्ति। रणवीर को कीर्ति माफ कर देती है और अपनी भाभी का धन्यवाद करती है, जिसके बाद अब कीर्ति अपने ससुराल चली जाती है और खुशी से रहने लगती है। और अगले 7 महीने बाद कीर्ति की गोद भराई अब सच में होती है।